कि हम हिंदू हैं, मुसलमान होते तो शायद जेल में होते। क्या ये सत्य है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं जो भाषण कई बार दिया हूँ सरकार के खिलाफ या प्रोटेस्ट करने का, आवाज़ उठाने का, वही सारे बातें मेरे ख्याल से उमर ने भी किया है ना? मुझे नहीं लगता कुछ अलग किया है। तो वो अगर जेल में है और मैं नहीं हूँ, और इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं आइडेंटिटी का फ़र्क है, एक प्रिविलेज है। मैं सरकार से लड़ूंगा और सरकार जो है मुझे परेशान करते रहेंगे और करेंगे तो ना जो पद की ज़िम्मेदारी है वो ना ढंग से पूरा कर पाऊँगा। हर 3 महीने में 6 महीने मेरा ट्रांसफ़र होगा, ना मेरा फ़ायदा होगा, ना फैमिली का फ़ायदा होगा, ना जनता का फ़ायदा होगा, ना अपनी बात रख पाऊँगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जिस प्रकार से उमर खालिद और उनके साथियों को जमानत न मिलना लगातार एक सवाल खड़ा करता है, इसको लेकर जाहिर तौर पर सवाल कई सारे हैं। और क्योंकि मैंने पूर्व आईएएस ऑफिसर कनन गोपीनाथन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी आप खड़े हो जाए, वो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे चैनल पे। थैंक यू। मैंने आपके भाषण में सुना, आपने मुख्य तौर पर कहा कि मैं और हमारे जैसे तमाम लोगों को इस बात का फ़ायदा हुआ कि हम हिंदू हैं, मुसलमान होते तो शायद जेल में होते। क्या ये सत्य है? हाँ, ये अगर मुझे लगता है कि मैं जो भाषण कई बार दिया हूँ सरकार के खिलाफ या प्रोटेस्ट करने का, आवाज़ उठाने का, वही सारे बातें मेरे ख्याल से उमर ने भी किया है ना? मुझे नहीं लगता कुछ अलग किया है। तो वो अगर जेल में है और मैं नहीं हूँ, और इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं आइडेंटिटी का फ़र्क है, एक प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज है ना? पर मैं उसको लड़ना नहीं चाहूँगा कि ये मुसलमान की लड़ाई है या क्रिश्चियन की लड़ाई या हिंदू की लड़ाई है। ये लड़ाई मैं मानता हूँ कि नागरिक का लड़ाई है, क्योंकि जो हनन हो रहा है वो नागरिकता के जो अधिकार है, जो नागरिक का अधिकार है उसके हनन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है वो आइडेंटिटी के कारण हो सकता है, पर जो हो रहा है वो नागरिक का अधिकार है। तो लड़ना भी मैं समझता हूँ कि वो नागरिक का उस पे है। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी आवाज़ उठाते हैं, मान लीजिए भीमा कोरेगांव हुआ, तो कई सारे लोग उसमें, मैं दूसरे वाले भीमा कोरेगांव में गए थे। पहले में जो गए थे उसमें केस हुआ, लोग अरेस्ट थे, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं अभी। उसको लेके अगर जो भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो उनके ऊपर सरकार दबाव डालना चाहते हैं। अगर मुसलमान पूछते हैं तो मुसलमान के ऊपर, जो हिंदू पूछते हैं तो हिंदू के ऊपर। दबाव की हो सकता है कि वो रेंज अलग अलग हो, पर दबाव उनके ऊपर ही डालना चाहते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। वो मैं कहना। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने इनको सुना भी होगा। टेडेक्स में मैंने भी आपको सुना और सामने भी रूबरू हुई। मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आपने एक बहुत बड़ा पद, आईएएस ऑफिसर, जो सपना होता है करोड़ों लोगों का, वो त्याग कर कर देशभक्ति दिखाई है? देशभक्ति से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि वो सेल्फिश था, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी थी। तो वो पर्सनल था। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है और मैं रिटायरमेंट तक नहीं वेट कर सकता था कि अपनी बात रखने के लिए। जो अपनी बात रखने की जो आज़ादी है, वो मैं उसको किसी और के लिए नहीं किया, ना कश्मीर, ना मुसलमान, किसी और के लिए नहीं किया। मुझे कुछ गलत लग रहा था, उस बात को रखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। वो बहुत सेल्फिश था। तो क्या उस पद पर रहकर आप लोगों की आवाज़ नहीं बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, क्योंकि अगर मैं रहता और सर्विस में रहते हुए करता तो ना जनता के फायदा होता, क्योंकि कंडक्ट रूल्स लगते हैं जिस तरीके से मैं बाहर, अभी मैंने जैसे बताया एफआईआर हुए, उसमें भी इंक्वायरी हुए, अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया, ये सब चल रहा है। तो मैं वहाँ पे भी वही सब कर रहे होते कि 6 महीने में ट्रांसफर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो ना जहाँ पे रह रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं एक पद पे हूँ तो उस पद पे रहते हुए मुझे वहाँ की जो जनता है उनके ऊपर जिम्मेदारी है ना? एक आपकी एक पोस्ट है, मान लीजिए कलेक्टर है या डिस्कॉम है, कुछ भी है, तो वहाँ के उस काम के प्रति मेरा एक जिम्मेदारी है, उसको निभाना मेरा काम है। उस वक्त मैं ये सारे काम नहीं कर सकता। अगर करेंगे तो मैं सरकार से लड़ूंगा और सरकार जो है मुझे परेशान करते रहेंगे और करेंगे तो ना जो पद की जिम्मेदारी है वो ना ढंग से पूरा कर पाऊंगा। हर 3 महीने में 6 महीने मेरा ट्रांसफर होगा, ना मेरा फायदा होगा, ना फैमिली का फायदा होगा, ना जनता का फायदा होगा, ना अपनी बात रख पाऊंगा। उमर खालिद का मामला जब भी आप पढ़ते हैं या जब भी आप, क्योंकि हमारी निगाहें टकटकी लगा के हम देख रहे होते हैं कि अब कोर्ट कुछ फैसला सुनाएगा, लेकिन हर बार यही कि जमानत नहीं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं उसको कंप्लीट फेलियर ऑफ जस्टिस ही मानता हूँ। उसमें जितना ओवर रैशनलाइजेशन की हमारी जूरिस्प्रूडेंस ये है, ऐसे हो, मतलब ये तो हर एक बात पे बोल सकता है कि सिस्टमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसके बाद ही कर सकता है, ऐसे तो हर एक बात के लिए। पर जहाँ ज़रूरत पड़ते हैं उनको आधा घंटे में भी मिल जाते हैं बेल, है ना? ऐसा तो नहीं है नहीं मिलते। तो कई सारे केस में ऐसे मिलते हैं। कई सारी जगहों पे जब फटकारा लगना होता है तो जुडिशरी जो है स्टेट को लगाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तुम्हारे केस में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इतने टाइम से 5 साल से रुके हुए क्यों नहीं उसमें कुछ आगे डिसीजन हो रहा है ना? तो कहीं ना कहीं ये फेलियर ऑफ जस्टिस है ना? तो
उसमें मुझे कोई वो डाउट नहीं है। 5 साल में एक्चुअल राइट के केसेस कई सारे डिसाइड हो चुके हैं, कई सारे एक्विट हो चुके हैं, और ये जो कॉन्स्पिरेसी या लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस करके एक केस चला रहे हैं जिसमें 5 साल से ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहे हैं। तो ये हम कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे कि कोई प्लास्टिक या कोई पत्थर, इंसान की बात कर रहे हैं, है ना। वो एक इंसान के लिए 5 साल कितने बड़ी कीमती होते हैं, है ना। उन्होंने कुछ गलत किया है और उसके लिए क्राइम अंदर जा रहे हैं, वो अलग बात है, उसकी पनिशमेंट के लिए जा रहा है। ये कहना है कि हाँ हमें शक लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया होगा, हम पूरी बात नहीं रख सकते, पर हम आराम से इसको शुरू भी करेंगे, तब तक ये अंदर ही रहेंगे। ये प्योर स्टेट का गुंडागर्दी है, ये स्टेट का गुंडागर्दी के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है मामला बेहद गंभीर है। यूएपीए का मुकदमा, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, यूएपीए का मुकदमा लगाया गया है, कहा जा रहा है मामला बेहद गंभीर है, तो इसलिए समय तो लगेगा। अगर गंभीर है तो जल्दी होना चाहिए ना। अगर आपको लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी की मैटर है, टेररिज्म की मैटर है ना, तो अगर इतना बड़ा मैटर है तो 5 साल से आप ट्रायल नहीं शुरू करवा पा रहे, तो आप इतना भी सीरियस नहीं है, मतलब आप इसकी जड़ तक जाना ही नहीं चाहते। इतनी बड़ी आप कह रहे हैं कि टेररिज्म की चार्जेस लगाए हैं और आप ट्रायल ही नहीं शुरू करना चाहते। ये जस्टिस सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये जस्टिस उनके, अगर मान लीजिए जो राइट में विक्टिम्स थे, लोग तो मारे गए, है ना, 50 लोग या 60 लोग जितने भी है लोग मारे गए वो दंगे में, उनको भी तो जस्टिस दिलाना जरूरी है कि कौन उनको मारा। ये तो एक कहानी सुना के बोल रहे हैं कि ये चल रहा है। मान लीजिए 10 साल के बाद ये नहीं होता, प्रूव होता है कि ये नहीं है, तो जो दंगे में एक्चुअली मारे गए उनको जस्टिस मिला क्या? उनको तो किसी ने मारा ना, उनको तो किसी ने प्लान करके भी मारा ना, तो वो जिम्मेदारी उनके प्रति भी है ना स्टेट को। ठीक, इनकी एक बात अलग, उसको वो छोड़ दीजिए इस बात को। जिनको एक्चुअली डेथ हुआ, जिनकी मर्डर हुई दंगे में, उनको एक्चुअल जस्टिस दिलाना, जिन्होंने उनको किया, वो काम तो स्टेट का है। वो 5 साल से नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो ऐसे दिखा रहे, ऐसे एक मतलब। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता की तो हिम्मत ही टूट गई होगी, ये सोच के कि लोगों में डर पैदा हो गया होगा कि प्रदर्शन करेंगे तो इसका खामियाजा जेल है सीधा? नहीं, वो तो कई बार कर चुके हैं ना, ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, ये कर चुके, आगे भी जब आएंगे मुझे नहीं लगता उमर खालिद डरा होगा इस बात से। डरा होगा, आपको लगता है? नहीं डरे होंगे वो? नहीं डरे। और उनके साथी? मतलब मैं बात सबको, उमर को ही जानता हूँ पर्सनली, 2-3 बार मिला, उमर को ही मिला हूँ, तो मैं उनके बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं इसलिए मैं ना कॉन्फिडेंस से कैसे कहा आपने? वो मुझे लगता है मुझे नहीं लगता कि वो डरा हो। चलिए, इस खास बातचीत के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ये पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं जो सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से न्यायालय के लचीलेपन की वजह से इसका खामियाजा उमर खालिद और उनके साथियों को चुकाना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने एक बेहद दिलचस्प बात ये भी कही कि मुझे नहीं लगता कि उमर खालिद डरा होगा, 5 साल में उसे बेल नहीं मिली। तो फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।